देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम साकेत है और मैं देहरादून में रहकर जॉब करता हूँ। मैं देहरादून में ही एक किराए के फ्लैट में रहता था, जहाँ से मुझे अपने ऑफिस जाने के लिए बस का सहारा लेना पड़ता है। एक बार की बात है, मैं रोज की तरह ऑफिस के काम को ख़त्म करके अपने घर के लिए लौट रहा था। आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था, जिस वजह से रात हो चली थी। मुझे एक पल को लगा जैसे मुझे अब बस नहीं मिलने वाली और अब मुझे ऑफिस में ही सो जाना चाहिए। धीरे धीरे मौसम बिगड़ता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अभी जोरों की बारिश होने वाली हो। फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैं रात के 9 बजे अपने घर जाने को तैयार हो गया। इतने खराब मौसम के बावजूद पर मुझे क्या पता था कि मेरा ये निर्णय मुझ पर इस कदर भारी पड़ने वाला था। मैंने अपने ऑफिस से निकलकर एक ऑटो लिया और फिर बस स्टैंड पर आ गया। मेरे यहाँ पहुँचते ही मेरे आंखों के सामने से ही एक आखिरी बस गुजर रही थी और वो बस धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। मैंने झट से ऑटो वाले को पैसे दिए और उस बस की ओर भागने लगा। आखिरकार मैं उस बस में चढ़ गया। मैंने हांफते हुए अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपना पसीना पोंछा। मेरी सांसें भागने की वजह से तेज हो चुकी थीं और फिर एक लंबी सांस लेते हुए मैंने बस की सीट की तरफ देखा तो मैंने देखा कि बस पूरी तरह से खाली है। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि ऐसा अक्सर ना के बराबर ही होता है। इतने बड़े शहर के आखिरी बस में लोगों का नामो निशान नहीं था। फिर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और बस के कंडक्टर से टिकट लेकर अपनी जेब में रख लिया और चुपचाप एक सीट पर जाकर आराम से बैठ गया। मेरे ऑफिस से घर के रास्ते के बीच एक बड़ी सी सड़क पड़ती है, जो आसपास के पेड़ों की वजह से बड़ी ही डरावनी लगती है। रात को तो ये डरावनी सड़क पूरी तरह भयानक रूप ले लेती है। मैं बस की खिड़की वाली सीट पर बैठा बाहर की तरफ देखे जा रहा था और यहाँ पर मौसम खराब होने की वजह से बारिश भी शुरू हो चुकी थी। मेरे खिड़की के पास होने की वजह से मुझे बहुत ही सुकून सा महसूस हो रहा था। बस में मेरे अलावा कोई और पैसेंजर था ही नहीं, तो मैंने अपने जूतों को खोल दिया और फैलकर बैठ गया और बाहर की तरफ देखने लगा। बारिश की बूंदों की आवाज़ को मैंने बड़े ही दिन बाद अनुभव किया था। यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं और वो बारिश का मधुर सा संगीत, मैं कब उसमें मंत्रमुग्ध हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं ऑफिस के काम की वजह से काफ़ी थका होने के कारण बस में कब सो गया मुझे इस बात की भनक तक नहीं लगी। बस चलते चलते किसी बस डिपो पर रुकी, जहाँ बस में लोगों की आवाज़ की वजह से मेरी आंखें खुल गईं। मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी ही खोली और देखने लगा कि अचानक से बस में लोगों की भीड़ खचाखच भरी पड़ी थी। मैं थोड़ा हैरान हुआ और बाहर देखने लगा, जहाँ मैंने देखा कि बस जहाँ पर रुकी है वो कोई बस स्टैंड नहीं था। फिर इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, क्योंकि अक्सर ऐसा बहुत ही कम होता है कि अचानक से किसी बस स्टैंड पर लोगों की इतनी सारी भीड़ बस में चढ़ जाए, और यहाँ पर तो कोई बस स्टैंड ही नहीं था। फिर मैंने यहाँ के लोगों को देखा जो अपने काम में लगे हुए थे, और यहाँ बस में कुछ लोग किसी का जन्मदिन मना रहे थे। उन्हीं में से एक आदमी जो ठीक मेरे सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था, वो यहाँ बैठकर केक खा रहा था कि अचानक से उनके हाथों से थोड़ी सी केक मेरे जूते पर जा गिरी। जब मैंने उसकी ओर देखा तो वो कहने लगे, अरे अरे माफ़ करना भाई, गलती हो गई। और फिर मैंने भी उस आदमी को इग्नोर कर दिया। वो लोग काफ़ी शोर कर रहे थे, जिस वजह से मैंने अपने एक हाथ को अपने कानों के ऊपर रखकर वापस से सो गया। थोड़ी देर के बाद बस में वापस से सन्नाटा छा गया। मुझे महसूस हुआ जैसे ये बस पूरी तरह से खाली हो। अब मैंने फिर से अपनी आंखों को थोड़ा खोलकर देखा और मैं ये देखकर अचानक से चौंक गया कि ये बस पूरी तरह वीरान है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इस बार तो बस कहीं पर रुकी भी नहीं थी। मैं इस बार झट से अपनी सीट से उठा और जाकर बस कंडक्टर से पूछने लगा, भाई साहब ये बस के सारे यात्री कहाँ गए? अभी थोड़ी देर पहले तो बस पूरी तरह से भरी थी। जिस पर उस कंडक्टर ने मुझे थोड़ा घूरते हुए कहा कि काहे का मजाक कर रहे हैं भैया, अभी तक तो बस में कोई चढ़ा ही नहीं है। बस कंडक्टर बस के ड्राइवर के पास ही बैठा था।
जहाँ जब उसने मुझे इस हाल में देखा तो कहने लगे, भैया हो सकता है कि आपने कोई ना कोई सपना देखा होगा, अक्सर यात्रियों के साथ ऐसा ही हो जाता है। उसकी इस बात को सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या बोलूं। उसके बाद मैं अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गया। तभी मेरी नज़र मेरे जूते पर पड़ी जिसके ऊपर वो केक गिरा हुआ था। मैं ये देखकर हैरान हो गया और मैं झट से अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। मैंने ड्राइवर की तरफ अपने सिर को करते जोर से कहा, ये देखिए, मैं सपना बिल्कुल नहीं देख रहा था, लोग बस में सचमुच सवार थे। फिर मेरे पीछे से उस बस कंडक्टर ने मुझे आवाज़ दी, अरे भाई साहब, क्या आप भी इतनी छोटी सी बात को दिल से लगाए बैठे हैं। बस कंडक्टर मुझसे ये बात कहते वक्त बस के सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे थे। मैंने सबसे पहले उससे पूछा, तुम इस सीट पर कब आए? ये सुनते ही वो बोला, हम तो यहाँ शुरुआत से बैठे हैं। ये कहते ही वो कंडक्टर मेरे पास आ गया और मेरे बगल वाली सीट में बैठ गया। फिर मुझसे मुस्कुराते हुए कहा, भैया एक कहानी सुनिएगा। मैं चाहता तो नहीं था, पर उस कंडक्टर की नज़र ही ऐसी थी कि मुझे ना चाहते हुए भी हाँ में सिर को हिलाना पड़ा। उसके बाद वो बताने लगा कि भैया पता है, एक बार हमेशा की तरह हम बस को शहर से लेकर पूर्वी घाट की तरफ बढ़ रहे थे। उस दिन बस में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। कुछ लोग बस में किसी का जन्मदिन मना रहे थे। मैं उस दिन बिल्कुल उसी सीट पर बैठा था और सबको देख रहा था। मुझे भी मेरी बेटी याद आने लगी थी और फिर उन लोगों ने बस में ही केक काटा और सभी लोगों को खाने को दिया। केक खाते ही हमारे ड्राइवर साहब की मौत हो गई और बस अचानक से आपे से बाहर होकर पलट गई। फिर बस में सवार सारे लोग उस दुर्घटना में मारे गए, एक आदमी भी नहीं बचा था उसमें। ये सारी बातें सुनकर तो मैं जैसे पत्थर का मूर्त बन गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। इसके बाद वो कंडक्टर जाकर ड्राइवर के बगल में बैठ गया। मुझे अब धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई। फिर मैं डरता डरता ड्राइवर के पास जाने लगा। कंडक्टर रास्ते की ओर देख रहा था और जैसे ही मैं ड्राइवर के पास पहुंचा कि वो कंडक्टर मेरी ओर मुड़ा और गुस्से से कहने लगा, आप क्या है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर मैंने तुरंत ही पास रखी पानी की बोतल उठाते हुए उससे कहा, मुझे प्यास लगी थी तो मैं बस पानी लेने आया था। ये बोलते बोलते मैंने ड्राइवर की तरफ देखा और उन्हें देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि इस बस के ड्राइवर का सिर 2 टुकड़ों में बटा हुआ था और फिर भी वो इस बस को चला पा रहे थे। ये सब देखकर मैं कांपने लगा और चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ गया। मैं डर के मारे कुछ सोच ही नहीं पा रहा था और फिर मैंने लंबी लंबी सांसें भरी और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। मैंने घड़ी को देखा तो अब तक 2 घंटे बीत चुके थे। अब तक तो मुझे घर तक पहुंच जाना चाहिए था। जिसके बाद मैं अपनी सीट से उठा और कंडक्टर को आवाज़ देते हुए पूछा, भैया ये बस कब तक पहुंचेगी? फिर सामने से जवाब आया, कभी नहीं। मैंने उनकी बातों को इस तरह से लिया जैसे कि मैं जानता हूं कि वो मजाक कर रहे थे। अपनी सीट पर बैठकर खुद के डर को काबू करने की मैं कोशिश करने लगा। मैं जानता था कि इस बस कंडक्टर ने मुझसे जो कुछ भी कहा वो सब सच था। ये बस मुझे कहाँ लेकर जाने वाले थे ये तो मुझे नहीं पता था। अब तक एक बात तो स्पष्ट थी कि अगर मैं इस बस में रहा तो मेरी मौत निश्चित है। तो अब मैं चुपचाप से बस के खिड़की के पास चिपक कर बैठा रहा और अब मैं बस मौका ही तलाश कर रहा था। मुझे पता था कि मेरी मौत निश्चित है, पर जिंदा रहने की चाहत मुझे बार बार हौसला देती रही। फिर मुझे कुछ याद आया और फिर मैंने झट से अपने पॉकेट में हाथ डालकर इस बस के टिकट को बाहर निकाला और फिर मैं इस टिकट पर लिखी हुई चीज़ें पढ़ने लगा, जिसमें लाल रंग से सिर्फ एक ही शब्द लिखा हुआ था और वो था मौत, जिसे पढ़कर मैं एकदम से घबरा गया। और फिर मैं धीरे धीरे बस के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा। मैंने ध्यान दिया कि ये बस मुझे कहीं लेकर नहीं जा रही है, बल्कि ये मुझे बार बार सिर्फ एक ही जगह पर घुमाए जा रही है। इस बात का पता मुझे अब जाकर चला। इसके बाद वो कंडक्टर मेरे पास आया और कहने लगा कि मालूम है, बस पलटने की वजह से मेरे सिर के 2 टुकड़े हो गए थे। पता है कैसे दिख रहे थे वो? मैंने डरते डरते पूछा, कैसे? और अब बस मेरे ऐसा बोलते ही वो कंडक्टर अपने सिर को एक रॉड में मारने लगा।
मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और कहता रहा, रुको रुको, ऐसा मत करो, रुको, रुक जाओ। पर वो नहीं रुका और उसका ऐसा करने से उसके खून के छींटे मेरे कपड़े में आकर लग गए। कंडक्टर तब कहीं जाकर रुका जब उसके सिर के 2 टुकड़े हो गए थे। ये देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं गेट से बाहर जाने की कोशिश करने लगा, पर वो दरवाज़ा लॉक था। मेरे लाख कोशिशों के बाद भी दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मुझे धीरे धीरे बस में वो सभी लोग दिखने लगे थे। एक बार फिर से बस में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, पर इस बार बस के सारे लोग मुझे इस तरह घूर रहे थे जैसे वो मेरे बस में चढ़ने से बहुत ही गुस्सा हों। वो सब मेरी तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे कि तभी उन लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आने लगी। इस मुस्कुराहट के साथ साथ उनकी आंखों की पुतलियां गायब सी होने लगी। उनकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो गईं। मैं डर के मारे इधर उधर देखने लगा और तभी मेरी नज़र मेरे सामने की एक आपातकालीन खिड़की पर गई। मैंने हड़बड़ाते हुए उस खिड़की को खोलने की कोशिश की, पर शायद मेरा इस बस से बाहर जाना किस्मत को मंजूर नहीं था। वो खिड़की खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने अपने पॉकेट से अपने घर की चाबियों को निकाला। अपने हाथों में एक चाबी को फंसाकर खिड़की के शीशे पर दे मारा, पर उस शीशे में जरा सी खरोंच तक नहीं आई। पर मैंने मारना जारी रखा और एक के बाद एक बार मैं करता ही गया। तभी वो सभी लोग मेरी ओर बढ़ने लगे। उनके चेहरों की भयावह मुस्कान और उनके डरावनी आंखों को देखकर मैं सहम सा गया था और खिड़की पर और जोर जोर से मारने लगा। मेरे हाथों से खून की एक धार बहने लगी, पर तभी अचानक उन्हीं में से एक ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैं अपने चेहरे को पीछे ही कर रहा था कि उसने मेरे सिर को शीशे पर दे मारा। ऐसा करते ही उस खिड़की के शीशे के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरी आंखों के आगे अब धीरे धीरे अंधेरा सा छाने लगा था, पर तभी खिड़की की यह हालत देखकर मेरे मन में जिंदा रहने की एक उम्मीद की किरण जागी। मैं बाहर जाने की जी तोड़ कोशिश करने लगा। अब तक बस के बाकी लोग भी मुझे एक एक करके पकड़े जा रहे थे। मैंने एक जोर की सांस ली और फिर उस खिड़की के बाहर कूद गया। मैं जैसे ही बस के बाहर गया तो मेरे हाथ पैरों से और सिर से खून निकल रहा था। मैंने तुरंत ही उस बस की ओर देखा तो वहाँ पर कोई बस थी ही नहीं। मेरी यह हालत देखकर कुछ लोग जो उस रास्ते में थे वो मुझसे डरकर भागने लगे, पर फिर मेरी यह हालत देखकर कुछ लोग आखिरकार मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे, कौन हो तुम और यहाँ हवा में अचानक से कहाँ से प्रकट हो गए? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता कि मैं बेहोश हो गया। सुबह मैंने उन्हें सारी बातें बताई और मेरी ये बात सुनकर उन्होंने मुझे बताया कि 2 साल पहले एक बस की आगे की पुलवा पर दुर्घटना हो गई थी। उस दुर्घटना में बस के अंदर सारे लोग मारे गए थे, पर आज भी वो बस इस रास्ते से गुजरती है और उन लोगों की ही तलाश करती है जिनका वो बस शिकार करना चाहती है। दोस्तों, ये घटना बेहद रूह कँपाने वाली थी और आज भी उस घटना का खौफ मेरे अंदर बरकरार है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।